हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलटीसी के बारे में, जो कि है लीव ट्रैवल कंसेशन। अगर एसएससी, जैसे अगर एम्प्लॉय का केस लेते हैं, अगर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से लीव ट्रैवल का कंसेशन मिलता है तो उसके रेस्पेक्ट में क्या एग्जेम्पशन मिलेगा, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो ये जो है लीव ट्रैवल कंसेशन, उसको कवर किया है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5। ठीक है। अब एलटीसी के रेस्पेक्ट में एग्जेम्पशन एम्प्लॉय को तभी मिलेगा जब तीन कंडीशंस फुलफिल होगा। ठीक है। कंडीशंस फॉर एग्जेम्पशन टू असेसी इन रेस्पेक्ट ऑफ एलटीसी, मतलब लीव ट्रैवल कंसेशन जब एम्प्लॉय को मिल रहा है एम्प्लॉयर द्वारा, तो उसमें एग्जेम्पशन होने के लिए वो मिला होना चाहिए फॉर हिमसेल्फ और फैमिली, मतलब एम्प्लॉय के खुद के लिए या उसके फैमिली के लिए। अब फैमिली में कौन इंक्लूड होगा वो हम अभी आगे बात करेंगे, लेकिन वो किसके लिए मिला होना चाहिए? फॉर हिमसेल्फ और हिज फैमिली। और ये फॉर एनी प्लेस इन इंडिया। ठीक है। और ये ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट भी मिला हो सकता है या आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसको एम्प्लॉयमेंट के दौरान मिल रहा है या एम्प्लॉयमेंट की टर्मिनेशन के बाद। ठीक है। तो ध्यान रखना है, एलटीसी के रेस्पेक्ट में जो एग्जेम्पशंस मिलेगा उसके लिए ये तीन कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। पहला, या तो वो उसके लिए या उसके फैमिली के लिए होना चाहिए, और किस लिए होना चाहिए? फॉर एनी प्लेस इन इंडिया ओनली। इसका मतलब है कि आउटसाइड इंडिया के लिए जो एलटीसी है वो एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल नहीं है। और ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट है या आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि एलटीसी उसके एम्प्लॉय के लिए होना चाहिए या उसके फैमिली के लिए होना चाहिए, तो यहाँ पे फैमिली में कौन इंक्लूड होगा हम देख लेते हैं इसके बारे में। फैमिली इंक्लूड्स, पहला स्पाउस एंड चिल्ड्रन। ठीक है। और दूसरा पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है। लेकिन उसमें कंडीशन है, दे मस्ट बी होली और मेनली डिपेंडेंट। जैसे स्पाउस एंड चिल्ड्रन के केस में होली और मेनली डिपेंडेंट का कंडीशन नहीं है, लेकिन पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिपेंडेंट होने चाहिए। अब जहां तक बात है चिल्ड्रन के बारे में, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखनी है। इन केस ऑफ चिल्ड्रन बोर्न आफ्टर 1/10/1998, डेट याद रखेंगे। अगर चिल्ड्रन का जो जन्म हुआ है, चिल्ड्रन आर बोर्न आफ्टर 1/10/1998, तो उस केस में जो एग्जेम्पशन मिलेगा दैट विल बी ओनली फॉर 2 चिल्ड्रन। ठीक है। पहला क्या याद रखना है? चिल्ड्रन बोर्न आफ्टर 1/10/1998, एग्जेम्पशन जो मिलेगा वो सिर्फ 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए मिलेगा। और अगर पहले चाइल्ड के बाद मल्टीपल चिल्ड्रन का जन्म होता है, इन केस ऑफ मल्टीपल चिल्ड्रन आफ्टर वन चाइल्ड, तो जो मल्टीपल चिल्ड्रन होंगे उनको रिगार्ड किया जाएगा एज वन चाइल्ड ओनली। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि एलटीसी के रेस्पेक्ट में एग्जेम्पशन कितना मिलेगा। अभी हमने कवर किया कि एलटीसी के क्या कंडीशंस हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम कवर करेंगे एलटीसी का अमाउंट या कितना एग्जेम्पशंस दिया जाएगा। शुरू करते हैं अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन से, कि लीव ट्रैवल कंसेशन के केस में एग्जेम्पशन कितना मिलेगा। ठीक है। अब इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि जर्नी कैसे हुई है। जर्नी बाय एयर हुई है या कोई अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे कि रेलवे, बस, कैसे जर्नी हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ध्यान देना है, क्योंकि रूल सबके लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये अज्यूम करके कि जर्नी कैसे हो रहा है बाय एयर। सबसे पहले इसका रूल हम लोग समझते हैं। अब जर्नी अगर बाय एयर है तो उसमें एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या होगा, उसके रूल को समझते हैं। तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? अमाउंट ऑफ एयर इकोनॉमी फेयर ऑफ द नेशनल कैरियर बाय द शॉर्टेस्ट रूट। इसका मतलब है कि इकोनॉमी क्लास का जो फेयर है नेशनल कैरियर का, शॉर्टेस्ट रूट से उसका फेयर। ठीक है। जैसे सपोज शॉर्टेस्ट रूट यहाँ पे इसलिए मैं बता रही हूँ, मान लीजिए आप 2 स्टॉप फ्लाइट ले लेते हैं और अमाउंट आप ज्यादा पे करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी आपको ज्यादा एग्जेम्पशन मिल जाएगा। आपको एग्जेम्पशन मिलेगा इकोनॉमी क्लास फेयर ऑफ द नेशनल कैरियर बाय द शॉर्टेस्ट रूट, और एक्चुअल अमाउंट ऑफ फेयर विच इज पेड, इन दोनों में से विच एवर इज लेस। ठीक है।
जो एयर इकोनॉमी क्लास का जो फेयर है वो, और जो एक्चुअल अमाउंट आप फेयर का पे कर रहे हैं, उन दोनों में से जो कम अमाउंट होगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा इन केस ऑफ जर्नी बाय एयर। ठीक है, शुरू करते हैं अब। अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से अगर आप जर्नी कर रहे हैं एयर के अलावा, इसको पढ़ने से पहले मैं एक बेसिक बात आपको बता दूं कि जर्नी या तो बाय एयर है, जिसका रूल हम पढ़ चुके हैं, या बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो जब आप अदर देन बाय एयर ट्रैवल का बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले देखना है कि जो आप जहां से ट्रैवल कर रहे हैं और जिस प्लेस पे आप जाना चाहते हैं, जो डेस्टिनेशन है, वो दोनों प्लेसेस रेलवे से कनेक्टेड है या नहीं। ठीक है, अगर जर्नी अदर देन बाय एयर है, एयर के अलावा अगर आप किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है, देखो ये अदर देन बाय एयर है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो जो दोनों प्लेसेस है वो कनेक्टेड बाय रेल है या नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग दूसरा केस पढ़ रहे हैं, जब प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ जर्नी, जहां से जर्नी शुरू होगा, एंड डेस्टिनेशन दे आर कनेक्टेड बाय रेल। ठीक है, और जो जर्नी है वो परफॉर्म हो रहा है बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एयर के अलावा। इसमें ये मैटर नहीं करता है कि आप ट्रैवल रेल से ही कर रहे हैं, आप बस से ट्रैवल करिए, जीप से ट्रैवल करिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो कनेक्टेड है रेलवे से या नहीं। अगर तो वो कनेक्टेड है बाय रेल, तो उस केस में एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या होगा, उसका रूल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो ए सीक्वेंस था उसमें हम लोग पढ़े जर्नी बाय एयर। अब जो बी सीक्वेंस है उसमें एयर के अलावा अगर कोई सोर्स से आप किसी भी मोड को यूज करिए, लेकिन अगर एयर के अलावा आप किसी भी मोड को यूज करें तो सबसे पहले क्वेश्चन आप देखेंगे कि वो कनेक्टेड बाय रेल है या नहीं। तो हम लोग अभी बी में क्या केस लेके चल रहे हैं कि व्हेन इट इज कनेक्टेड बाय रेल, तो उस केस में एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा अमाउंट ऑफ एयर कंडीशनड फर्स्ट क्लास फेयर। रेलवे का फर्स्ट क्लास एसी का जो फेयर होगा शॉर्टेस्ट रूट से, वो या एक्चुअल अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस। ठीक है, तो पिछले केस में जब जर्नी बाय एयर था, तो जर्नी बाय एयर का रूल था कि इकोनॉमी क्लास का नेशनल कैरियर का जो फेयर है वो एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, या जो अमाउंट स्पेंट है, इसमें एसी फर्स्ट क्लास रेलवे का जो फेयर होगा वो या एक्चुअल अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लेस। इसके बाद वाले स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि अगर अदर देन बाय एयर ट्रैवल है और वो जो दो प्लेस है वो रेल से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं। थर्ड और जो लास्ट केस है हमारा, सीक्वेंस नंबर सी। सीक्वेंस नंबर ए था जर्नी बाय एयर, सीक्वेंस नंबर बी था जर्नी बाय एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एयर को हटा के, और वो जो प्लेस ऑफ जर्नी था जहां से जर्नी शुरू हो रहा था और जहां डेस्टिनेशन था वो रेल से कनेक्टेड था, दैट वाज केस 2। अब केस 3 में हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ जर्नी और जो डेस्टिनेशन जहां जाना है वो नॉट कनेक्टेड है बाय रेल, इट इज नॉट कनेक्टेड बाय रेल। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस नंबर सी है इसमें भी दो केसेस होंगे, ए एंड बी। तो इस स्लाइड में हम ए पढ़ेंगे, पहला केस। अब जब रेल की कनेक्टिविटी नहीं है लेकिन अ रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज एग्जिस्टिंग, तो जब रेल नहीं है तो हम व्हाट आर वी लुकिंग फॉर, वी आर लुकिंग फॉर वेदर रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या नहीं। तो इस स्लाइड में जो केस ए है उसमें एग्जिस्ट कर रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो उस केस में जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट का रूल है वो ये है, फर्स्ट क्लास और डिलक्स क्लास का जो फेयर होगा, ये जो रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, बाय द शॉर्टेस्ट रूट और एक्चुअल अमाउंट स्पेंट अगेन विच एवर इज लेस। ठीक है,
तो मैं बता दूं, जर्नी बाय एयर में, आई रिपीट, जर्नी बाय एयर में इट वाज द इकोनॉमी क्लास जो एग्जेम्प्ट हो रहा था, या एक्चुअल अमाउंट स्पेंड से कंपेयर करके जो कम होगा। सेकेंड केस जहां रेल की कनेक्टिविटी थी, वहां जो फर्स्ट क्लास एसी का जो रेलवे का फेयर था वो लिमिट ले रहे थे और एक्चुअल अमाउंट स्पेंड से कंपेयर कर रहे थे। और अब जब रेल की कनेक्टिविटी नहीं है और रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो उस केस में हम लोग किसका फेयर लेंगे? फर्स्ट क्लास और डिलक्स क्लास फेयर ऑन सच ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और हम हर केस में एक्चुअल अमाउंट स्पेंड से कंपेयर करेंगे, और जो कम होगा, ठीक है, जो कम होगा हम उसे ही एग्जाम करेंगे। ठीक है, और इन एनी केस, ठीक है, नो एग्जाम्शन शैल बी अलाउड एक्सीडिंग द एक्चुअल अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रैवल बाय द एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय सोचेगा कि वो ज्यादा स्पेंड कर दे रहा है और उसे उस हिसाब से एग्जाम्शन मिल जाएगा, तो नहीं, हमें रूल्स को फॉलो यहाँ करना है। अब इसके बाद का जो स्लाइड है उसमें हम ये केस सी को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसका सब सेक्शन बी आ जाएगा जहां रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता हो। ठीक है, जैसा कि हमने केस सी शुरू किया था, उसमें ए क्लॉज हमने पढ़ा था जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, अवेलेबल था। अब उसी सी केस को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसमें क्लॉज बी ये रहेगा कि जहां पे रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और हमें स्टार्टिंग के पैराग्राफ में तो ये लिखा ही है कि रेल की कनेक्टिविटी भी नहीं है। तो जहां रेल की भी कनेक्टिविटी नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, तो वैसे में एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या होगा? लेट अस क्विकली डू द रूल। An amount which is equivalent to the air conditioned first class rail fare, रेलवे का जो फर्स्ट क्लास एसी का जो फेयर होगा बाय द शॉर्टेस्ट रूट। अब यहाँ कंफ्यूजन आपको ये होगा कि मैम अगर रेल की कनेक्टिविटी नहीं है तो हम रेल फेयर कैसे लेंगे? ठीक है, तो जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है और जो वहां डेस्टिनेशन हम लोग को जहां जाना है, सपोज वहां का जो डिस्टेंस है दैट इज 500 किलोमीटर्स, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि एज इफ हम अगर उतनी ही जर्नी, उतना ही किलोमीटर रेलवे से तय करते, तो हमारा एसी फर्स्ट क्लास का क्या फेयर होता उससे हम लेंगे, और उसे कंपेयर करेंगे जो अमाउंट एक्चुअली स्पेंट है, उनमें से जो कम होगा वो एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा। इस केस में जहां ना ही रेल की कनेक्टिविटी है और ना ही रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ओके। अब एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि जो आपको एम्प्लॉय से अमाउंट जो रिसीव होगा, एग्जेम्पशन कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, अमाउंट जो आप रिसीव करेंगे एग्जेम्पशन उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, कि एक असेसी जो है वो एग्जेम्पशन अगर क्लेम कर रहा है एलटीसी के रेस्पेक्ट में, तो वो किसी दो जर्नी का ही एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है। कितने टाइम फ्रेम में? इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स। यहाँ याद रखेंगे कि एक ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है और एक ब्लॉक में 4 कैलेंडर ईयर्स है। ठीक है, तो अभी जो ब्लॉक हमारे लिए रेलेवेंट है वो है 9th ब्लॉक। ठीक है, 9th ब्लॉक में वो जो 4 ईयर्स है वो कौन से हैं? 18, 19, 20 एंड 21। ठीक है, तो ये जो एक ब्लॉक में 4 साल हैं, उनमें 2 जर्नी के एग्जेम्पशंस को एसएससी जो है, एम्प्लॉय जो है वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, अब इससे पहले वाला जो ब्लॉक था वो था 8th ब्लॉक, और उसमें ईयर्स कौन से थे? 2014 से 2017। तो एक ब्लॉक में 4 कैलेंडर ईयर्स हैं और उसमें वो 2 ही जर्नी के एग्जेम्पशन को क्लेम कर सकता है एलटीसी के। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है कैरी ओवर का। कैरी ओवर का मतलब है एक ऐसा सिचुएशन, सपोज जो प्रीवियस ब्लॉक है 8th ब्लॉक। ठीक है, अब हर ब्लॉक में आप अवेल कर सकते हैं कितना एग्जेम्पशन, कितना जर्नी के लिए एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं? 2 जर्नी के लिए। ठीक है, सपोज एम्प्लॉय ने क्लेम किया 0 केसेस के लिए, 0 जर्नीज के लिए, या उसने क्लेम किया किसी पर्टिकुलर 1 जर्नी के लिए, तो उसका एक क्लेम को हम लोग अगले ब्लॉक में, मतलब कि 9th ब्लॉक में हम लोग उसको कैरी ओवर ले जाएंगे।
तो 9th ब्लॉक में अगर जब कैरी ओवर ले जाएंगे तो उसमें एक रूल है कि अगर पुराने ब्लॉक का कोई कैरी ओवर आप कैरी ओवर कर रहे हैं, एग्जेम्पशन क्लेम करना चाह रहे हैं, तो वो आप अगले ब्लॉक के पहले ही वर्ष में आपको करना होगा, मतलब 2018 में ही आपको उसको अवेल कर लेना होगा, उसके एग्जेम्पशन को क्लेम करना होगा, क्योंकि 18 के बाद वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर से बता दूं कि एक ब्लॉक है जिसमें 4 कैलेंडर ईयर्स होंगे और उसमें आप 2 जर्नी के लिए एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप पुराने किसी ब्लॉक के एग्जेम्पशन को कभी नहीं क्लेम किए या एक ही क्लेम किए जबकि लिमिट 2 की है, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ब्लॉक में कर सकते हैं कैरी ओवर, लेकिन आपको उसको क्लेम करना होगा पहले ही वर्ष में। ठीक है, तो हियर इज अ टेक्स्ट दैट सपोर्ट्स व्हाट आई एक्सप्लेन्ड। जस्ट अ मिनट, सॉरी। ओके, now see, in case only one concession is claimed for exemption in the previous block, then SSE can claim one additional carry over जो होगा वो सिर्फ एक ही होगा और उसे कब क्लेम करना होगा, फर्स्ट ईयर ऑफ नेक्स्ट ब्लॉक ओनली। ठीक है, मतलब उसको 2018 में ही उसको क्लेम कर लेना है उसके एग्जेम्पशन को, अदरवाइज वो एग्जेम्प्टेड नहीं, उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग एक बार देख लेते हैं। 2014-17 जैसे मैंने बताया कि अगर उसने नो क्लेम या ओनली वन क्लेम अगर उसने किया है एग्जेम्पशन का, तो 1 LTC का जो क्लेम है उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसको हम लोग क्लेम करेंगे, लेकिन ओनली इन द ईयर 2018। ठीक है, okay, thank you. So in this video we've covered everything about LTC, leave travel concession. Once you are thorough with the concepts, I'll be sending you a question based on LTC in the WhatsApp group, and I hope you enjoyed this video. Thank you.